वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं सत्येंद्र आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स, सदिश। ठीक है, वेक्टर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 19 की तरह लग रहा था। ये एक और चैप्टर है जो सबसे इजी चैप्टर्स में आप शामिल कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा थोड़ा सा थ्योरी भाग है, उसके बाद उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वेक्टर वैसे सभी 12th में पढ़ के आए, फिर भी अपन सारा कवर करेंगे क्योंकि जो 12th लेवल में पढ़ते हैं उसमें हर छोटी बात पे ध्यान नहीं देते, और यहाँ पे छोटी छोटी बातों से ही क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, रीजन उसका ये है क्योंकि इस चैप्टर में बाकी कुछ ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, जो मेजर पोर्शन पढ़ते हो वो यही पढ़ते हो 12th क्लास के अंदर, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन को घुमाने के लिए वो शब्दों में बहुत सारी चीजें मेंशन करता है। तो लिखिए, सबसे पहले स्टार्ट लिखिए भाई। हेडिंग डालिए, वेक्टर डाल दिया। लिखिए, एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। यस, जैसे ये हो गया, जो परिमाण होगा वो इसकी लंबाई को प्रदर्शित करेगा और जो एरो होगा वो इसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, यदि ये ए वेक्टर है तो ये क्या हुआ, माइनस ए वेक्टर। ठीक है, अगर किसी कांस्टेंट संख्या से इसको गुणा कर दिया, मान लीजिए 2 से गुणा कर दिया, 3 से गुणा कर दिया, 4 से गुणा कर दिया, तो इसकी साइज जो है वो, परिमाण जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और आगे बढ़ती हुई संख्या से गुणा किया तो साइज बढ़ जाएगा। और अगर 1/2, 1/3, 1/4 से गुणा किया तो साइज घट जाएगा। -1/2 से किया तो दिशा विपरीत हो जाएगी और साइज भी घटेगा। माइनस से किया और साथ में 1/2 किया तो दिशा भी विपरीत हो जाएगी और परिमाण भी घट जाएगा। ठीक है, लिखो। यदि प्रारंभिक बिंदु A व अंतिम बिंदु B हो, यदि प्रारंभिक बिंदु A व अंतिम बिंदु B हो, तब इसे AB सदिश से प्रदर्शित किया जाता है। यदि प्रारंभिक बिंदु A तथा अंतिम बिंदु B हो, तब इसे AB सदिश से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसे AB सदिश से व्यक्त किया जाता है। लिखा, फिर लिखिए नेक्स्ट, सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार, पहला लिखिए मात्रक सदिश। मात्रक सदिश किसे डिनोट करते हैं भाई? ठीक है, तो लिखिए मात्रक सदिश में, मात्रक सदिश का दूसरा नाम क्या है? इकाई सदिश। ये भी लिख लीजिए, एकांक सदिश, इकाई स्लैश एकांक और यूनिट, यूनिट वेक्टर। लिखिए इसमें, जिस सदिश का मापांक, जिस सदिश का मापांक, जिस सदिश का मापांक 1 होता है, जिस सदिश का मापांक 1 इकाई हो, जिस सदिश का मापांक 1 इकाई हो, उसे इकाई सदिश कहते हैं।
शो करने का तरीका, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर बटा उसका परिमाण। सेकंड लिखिए शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या होगा भाई इसमें, लिखिए जिसका मापांक शून्य हो, जिसका मापांक शून्य हो। ऐसी स्थिति में प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु, ऐसी स्थिति में प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु दोनों एक दूसरे के संपाती होते हैं। प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु दोनों एक दूसरे के संपाती होते हैं। एक दूसरे के संपाती होते हैं। शो करने का तरीका, अगर ए बी वेक्टर की बात की जाए तो इसका परिमाण 0, और अगर ए वेक्टर से डिनोट कर रहे हो तो परिमाण 0। किसी भी तरीके से शो कर रहे हो, नहीं परिमाण की बात हो रही है, 0 वेक्टर, ठीक है। परिमाण जो है इसका 0 होता है। अच्छा बात आती है इसकी दिशा की। दिशा क्या होगी इसकी भाई, बताइए इसकी दिशा क्या होगी। दिशा में लिखिए नॉट डिफाइंड। दिशा जो है वो नॉट डिफाइंड रहती है। हाँ दिशा नहीं होती इसकी, मतलब नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं है। हाँ वैसे फिर लिखिए थर्ड समदिश सदिश। समदिश सदिश, समदिश का मतलब नहीं समझ आ रहा, समान दिशा, समान दिशा। लिखिए यदि सदिशों के प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु एक ही दिशा में हो, यदि दो सदिशों के प्रारंभिक बिंदु एवं, कोई भी लिख, यदि सदिशों की प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु एक ही दिशा में हो, प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु एक ही दिशा में हो, तो वे समदिश सदिश कहलाते हैं। समदिश सदिश कहलाते हैं। दिशा समान हो गई। परिमाण के बारे में कोई जानकारी दी क्या, तो परिमाण फिर अलग अलग भी हो सकता है, समान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए ये बोला, आपसे पूछा ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, अब ये क्या है, दोनों समदिश सदिश। समदिश सदिश के साथ एक और चीज को फॉलो कर रहे हैं, ये क्या फॉलो कर रहे हैं, समांतरता। दोनों क्या है आपस में, समांतर भी है। तो लिखो समदिश सदिश समांतर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए समान अथवा तुल्य सदिश। नंबर 4 समान तुल्य सदिश। छोटा सा चैप्टर है, वही 5 दिन का ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, 4-5 दिन का ही चैप्टर है, कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। तो समान अथवा तुल्य सदिश, इसलिए ये जो प्रश्न बनते हैं ना वहां ये छोटी बातों से ही बनेंगे, बड़ी बातों में कुछ नहीं है। ए डॉट भी आपको भी पता है, ए क्रॉस भी आपको भी पता है, ठीक है। वो शब्दों में घुमाने की कोशिश करेंगे, कभी कोई सदिश का नाम दे देगा, ये इस प्रकार का सदिश है, तो उसकी प्रॉपर्टी ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो क्या क्या चीजें कर सकता है।
जैसे ये सदिश सदिश समान दिशा है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि समांतरता भी शो कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो समान अथवा तुल्य सदिश लिखिए, यदि पहला पॉइंट लिखिए इसी के अंदर, सदिशों के परिमाण बराबर हो, सदिशों के परिमाण बराबर हो, सदिशों के परिमाण बराबर हो। सेकंड, इसी में सेकंड आगे लिखिए, उनका आधार समान अथवा समांतर हो, उनका आधार समान अथवा समांतर हो, उनका आधार समान अथवा समांतर हो। थर्ड पॉइंट लिखिए, उनकी दिशा एक समान हो, तो उन्हें समान सदिश कहते हैं, तो उन्हें समान सदिश कहते हैं, तो उन्हें समान सदिश कहते हैं। ठीक है, इक्वल वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए, अच्छा इक्वल वेक्टर होगा तो मतलब क्या है, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, ये हो गया ए और सेम टू सेम बिल्कुल आ गया ये बी, तो इनके आधार समांतर हो गए, दोनों साइज में सेम हो गए। वापस बोल, क्या कह रहा है पहले, तो वही तो, जब वो होगा ना तभी कहेंगे संदेश, और जब ये वाले में होगा तो भी बोलेंगे समान। तो दोनों समदिश होंगे ना उसके इसमें। ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है। ठीक है, अगर इसकी डायरेक्शन ये है, सेम उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए ये भी, बस छोटा बड़ा हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, तब ये समदिश कहलाएगा। क्यों, ये बड़ा भी जा सकता है, ये लो दिशा तो सेम ही होगी ना, प्रतिच्छेद तो दिशा अलग हो गई ना। अरे प्रारंभिक और अंतिम की दिशा अलग हो गई, प्रतिच्छेद जब भी करेगा, डायरेक्शन कैसे सेम हो, प्रतिच्छेद जब भी होगा जब डायरेक्शन अलग हो जाएगी। अगर मुझे प्रतिच्छेद कराना है इसको, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन तो ये हो गई ना, समान दिशा में हो। अरे ये लिखा है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की दिशा है ना वो समान हो। हाँ, तो ये कहाँ है, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु की दिशा समान है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये समान कहाँ से हो गई, समझ ही नहीं पाया। तो दोनों की दिशा समान हो का मतलब है जिस डायरेक्शन में पहला जा रहा है उसी डायरेक्शन में दूसरा जाएगा। ठीक है, अरे यार ऐसा नहीं होता, ये बोल रहा है ये एक दिशा में हो गया प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु, ये दूसरा, ये प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु समान दिशा में हो, दिशा की बात हो रही है, परिमाण की बात नहीं हो रही। वो बिंदु तो सिर्फ पॉइंट है डिसाइड करने के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट, डायरेक्शन तो वही रहेगी सेम। डायरेक्शन सेम रहेगी, पॉइंट यही रहेगा। ठीक है, लिखो अनुज, लिख, अरे दोनों की डायरेक्शन समान होगी। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो डायरेक्शन में जा रहा है ना पहले का, उसी डायरेक्शन में दूसरा वाला जाएगा, तो वो कहलाएगा समदिश सदिश। बस साइज अलग अलग हो सकती है, परिमाण अलग अलग हो सकता है।
अरे दोनों वेक्टर की समान दिशा है, दोनों वेक्टर की अलग अलग, बिंदु की नहीं है वो। तू उसे गलत इंटरप्रेट कर रहा है, गलत समझ रहा है। हाँ, तो वो एक ही दिशा में का मतलब है, एक ही दिशा का मतलब है दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं वेक्टर। हाँ ये सही, तो मतलब एक ही बेटा, इंटरप्रेट गलत कर रहा है, गलत इंटरप्रेट कर रहा है, वही मतलब है। ठीक है, लिखो। समदिश हो गया, तुल्य हो गया, चौथा तुल्य, पांचवा लिखो विपरीत सदिश। विपरीत सदिश लिखो, यदि सदिशों की दिशा विपरीत हो, दिशा विपरीत हो। नेक्स्ट लिखिए ऋण सदिश। इसमें बोला है, देखो केवल विपरीत सदिश बोला है, तो जरूरी नहीं है परिमाण समान हो। ठीक है, डायरेक्शन विपरीत हो सकती है, परिमाण आगे पीछे उल्टा पुल्टा हो सकता है। मतलब ये विपरीत सदिश, अगर बात की जाए ये अगर a है तो ये b है। अब दोनों की लंबाई भी तो अलग अलग है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है। ठीक है, तो ये कहलाएंगे विपरीत सदिश। क्या दिशा विपरीत, ठीक है, दिशा विपरीत होगी। नेक्स्ट लिखो ऋण सदिश। विपरीत दिशा एवं मापांक समान, विपरीत दिशा एवं मापांक समान, विपरीत दिशा एवं मापांक समान। अब जो बोल रहे थे वो अब होगा, जो मापांक है वो भी समान है, तो a इक्वल टू माइनस बी इस केस में होगा। ठीक है, किस केस में होगा? सेकंड वाले में, जिसमें अपन ने लिखा ऋण सदिश। ये a वेक्टर हो गया, ये हो गया माइनस, ये b वेक्टर हो गया, तो a वेक्टर इज इक्वल टू माइनस b वेक्टर। दिशा विपरीत हो गई, मापांक समान हो गया, तब बोलेंगे ओके ऋण सदिश। नेक्स्ट लिखिए आगे, यदि दो सदिश, आगे ऐसे लिखिए डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन में, यदि दो सदिश संरेख हो, यदि दो सदिश संरेख हो तब, बताओ भाई क्या बनता है? सदिश के केस में क्या बनता है? यहां पे कौन सा बन रहा है? ये वाले संरेख हो रहे समान दिशा में। ठीक है, तो यहां पे बन जाएगा a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा b वेक्टर। यदि दो सदिश संरेख हो तो एक बराबर दूसरे का कुछ भी गुणा जाएगा, 2 का 3 का 4 का, -1 का -2 का -3 का कुछ भी आ सकता है, 1/2 कुछ भी। तो लैम्डा जो है वो कोई भी एक संख्या है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। यदि दो वेक्टर संरेख है तो a वेक्टर बराबर लैम्डा b वेक्टर। लैम्डा एक वैल्यू है जो कुछ भी हो सकती है, 1/2, 2/3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी। ठीक है, लिख लीजिए लैम्डा अदिश राशि। लैम्डा अदिश राशि।
फिर लिखिए स्थिति सदिश। ठीक है, लिखिए यदि मूल बिंदु को यदि मूल बिंदु के सापेक्ष लिखो, यदि मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु ए का स्थिति सदिश लिखा जाए तो ओ ए वेक्टर होगा। लिखा जाए तो ओ ए वेक्टर होगा। ओ ए वेक्टर होगा। स्थिति सदिश ओ ए वेक्टर होगा। ठीक है, ओ यहां पर क्या है, मूल बिंदु है। ए बिंदु के कुछ निर्देशांक होंगे, मान लिया हमने y z मान लिए सपोज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ओ ए वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ओ ए वेक्टर को शॉर्ट में एक्स वाई जेड। आप समझ जाए ओ ए वेक्टर बोल रहा है, इसका मतलब पहला वाला आई के साथ, दूसरा वाला जे के साथ और तीसरा वाला के साथ है। ऑलरेडी 3D में बहुत बार लिखा है ऐसा भी। लिखिए आगे, हेडिंग डालिए सदिशों का योग। सदिशों का योग। फर्स्ट लिखिए सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम। लिखा सदिश योग का त्रिभुज नियम। ठीक है, अब क्या बोलता है ये त्रिभुज नियम, एक ए सदिश है, ठीक है, और एक यहां पे कहीं वी सदिश है। कोई भी ऐसे दो सदिश रखे हुए ए और बी, यदि इनका योग करना है त्रिभुज नियम से, तो वो बोलता है पहले वाले सदिश को रखो जैसा का है, और दूसरे सदिश को उठाकर लेके आओ और कहां पे रख दो, जहां पे पहले का अंतिम बिंदु है। ये प्रारंभिक है ए का, ये ए का प्रारंभिक है और ये ए का अंतिम बिंदु है। अंतिम बिंदु पे उसका प्रारंभिक बिंदु या फिर स्मॉल से शो कर लेते, चलो ए वेक्टर बी वेक्टर। ए प्लस बी बन गया ए प्लस बी। इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज नियम ये कहता है जितने भी वेक्टर जोड़े जाएं सबको आगे क्रम से क्रम लगाते जाओ, और पहले वाले से लास्ट वाले के बीच में यदि डायरेक्ट सरल रेखा खींची जाए या वेक्टर खींचा जाए, ठीक है, डायरेक्ट वेक्टर खींचा जाए, तो वो क्या होगा, उन सबका योग होगा। जैसे ये तो हुआ ए प्लस बी तैयार हो गया। अब ए प्लस बी यहीं से एक और वेक्टर लेके आ गया, मान लीजिए यहां से एक और वेक्टर आ गया, इसको बोला गया सी वेक्टर। तो ये जब यहां से इसको जोड़ोगे तो ये क्या बना देगा, ए प्लस बी प्लस सी। एक और लगा दिया यहां से डी, अगर यहां से डायरेक्ट इसको जोड़ा जाए तो ये क्या बना देगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और आगे से आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो लिखिए इसमें
दो सदिश यदि एक ही क्रम में किसी त्रिभुज की, दो सदिश यदि एक ही क्रम में किसी त्रिभुज की, दो सदिश यदि एक ही क्रम में किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करते हैं, दो सदिश यदि एक ही क्रम में किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करते हैं तो उनका योग उल्टे क्रम में, तो उनका योग उल्टे क्रम में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा, त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा निरूपित होगा, त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा निरूपित होगा। ठीक है, और सीधी भाषा में बात की जाए, दोनों को अपन क्रम में लगा दें और डायरेक्ट जोड़ दें तो वो हो जाएगा अपना a प्लस बी वैक्टर। बना लीजिए डायग्राम, a प्लस बी प्लस सी जो भी बनाना है उसमें से। a, ये b, ये बन गया रिजल्ट। ओके कितना ही बना लो, समझ में आना चाहिए। बस जहां भी दो वेक्टर क्रम में आ जाए, तीसरा उस पर डायरेक्ट हो जाएगा रिजल्टेंट। दो आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, बस ध्यान ये रखना है कि पहला वाला का अंतिम बिंदु दूसरे वाले का प्रारंभिक बिंदु बनेगा, फिर इसका अंतिम बिंदु अगले वाले का प्रारंभिक बनेगा, फिर उसका अंतिम बिंदु अगले वाले का प्रारंभिक, मतलब क्रम से आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम सब पढ़ा हुआ है वैसे, शायद नहीं पढ़ा, मतलब इसमें नहीं पढ़ा होगा तो फिजिक्स में पढ़ा होगा, 12th क्लास में नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा था। समांतर चतुर्भुज का नियम, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, इसमें लिखिए, यदि दो सदिशों को, यदि दो सदिशों को, यदि दो सदिशों को एक समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए, दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो इन सदिशों के योगफल को, तो इन सदिशों के योगफल को सदिशों के योगफल को समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जिसका आरंभिक बिंदु समान हो, विकर्ण जिसका आरंभिक बिंदु मतलब स्टार्टिंग पॉइंट समान हो, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, देखो अब ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, संलग्न मतलब
समान जो एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से आती है भुजाएं, एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं इन्हें, संलग्न भुजाएं, ठीक है। ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। अच्छा, समांतर चतुर्भुज कैसी आकृति होती है? इस प्रकार की होती है। तो यहां बनाते हैं इसको। आपको पता हो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं और समांतर होती है। ये अगर ये ए है तो ये वाला भी ए वेक्टर हो जाएगा, और ये वाला, हमने बोला है इन दोनों का योग समान आरंभिक बिंदु से विकर्ण, भाई विकर्ण दो खींचे जा सकते हैं, एक यहां से और एक यहां से। कौन सा वाला विकर्ण लेना है? जो इनका सेम बिंदु से चालू हो रहा हो। तो इनके सेम बिंदु से चालू होगा वो विकर्ण होगा कुछ इस प्रकार का, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी। अब देखो यहां से ये ए है, ये बी है, त्रिभुज नियम भी लग गया, ये इन दोनों पे त्रिभुज नियम भी तो लग गया। ये ए है, ये बी है, तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट ए प्लस बी। तो त्रिभुज नियम भी लागू हो गया और समांतर चतुर्भुज का नियम भी लग गया, ठीक है। बना लीजिए। इससे एक नया रिजल्ट और आएगा अभी। यस, अभी इससे एक नया रिजल्ट और तैयार करेंगे। अब ये बताओ, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, विकर्ण की कोई स्पेशल प्रॉपर्टी है क्या? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण कहां पे प्रतिष्ठित करते हैं? यार धीरे धीरे बोल के फिर मुंह हिलाने जाते हो यार तुम, फिर पता नहीं चलता क्या बोल गए। ए बी सी एंड डी ओ बिंदु है, ठीक है। ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसके दोनों विकर्ण खींचे गए, विकर्ण इसके बराबर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब ये जो साइज है वो इसके बराबर होगी और ये जो है वो इसके बराबर होगा। आपस में बराबर होनी हो, ठीक है, वो बात की बात है। आप तो इतना ध्यान दो, ये जो है बराबर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। अब यहीं पे देखिए, ये हमारे लिए ए वेक्टर था, यहीं पे देखिए ये हमारे लिए बी वेक्टर था। अगर ये इससे बराबर है, ये टुकड़े बराबर है, ये पूरा टुकड़ा हमारे लिए कितना था? ए प्लस बी। तो ये जो टुकड़ा है आधा होगा, ठीक है। पूरा टुकड़ा ए प्लस बी है, पूरा विकर्ण ए प्लस बी है, तो जो यहां तक है वो क्या होगा? ए प्लस बी बाई टू। अब ये दिखेगा कैसे? ये दिखेगा इस प्रकार का, बार बार इस प्रकार के दिखेंगे। तो अब आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, अगर ये ए है ये बी है, तो ये जो होगा इन दोनों को जोड़ने वाली सरल ये जो वेक्टर है, इन दोनों को जोड़ने वाला जो वेक्टर है उस पर अगर यहां से खींचा जाए वेक्टर, तो इसकी लंबाई जो होगी वो होगी ए प्लस बी अपॉन टू। मतलब ये कि ये एक बिंदु लिया, ये एक बिंदु लिया, ये ए वेक्टर बोला, ये बी वेक्टर बोला, ठीक है, ठीक है। इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? इनका रिजल्टेंट आएगा कि सर इन दोनों को मिला दो, इस पे से ये डाल दो, और ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन टू। अब समझ में आया? किसी भी प्रकार से घुमा सकता है ये गोल गोल गोल, ठीक है। अभी ये ऐसे बैठे थे, अब इनको यूं घुमा दिया और घुमा लो। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर दो वेक्टर दिए हुए हैं संलग्न, दो वेक्टर अवेलेबल है, तो उन दोनों को जोड़कर उस पे से वेक्टर खींच दो, वो बराबर होगा, बराबर होगा तो इसकी लंबाई आएगी a प्लस बी अपॉन टू। कर लीजिए, वो वाला डायग्राम बना दो।
इंपॉर्टेंट लगा लेना, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है इस पे उठ के डायरेक्ट। लिखा, फिर लिखिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एक सदिश का अदिश राशि से गुणन। एक सदिश का सदिश राशि का अदिश राशि से गुणन। एक सदिश का अदिश राशि से गुणन। सदिश का अदिश राशि से गुणन। ऑलरेडी बता चुके हैं क्या होता है। अगर 2, 3, 4, 5 से गुणा होगा तो परिमाण बढ़ जाएगा, दिशा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर माइनस से गुणा होगा तो दिशा विपरीत हो जाएगी। अगर संख्या 1/2, 1/3, 1/4 से गुणा होगा तो परिमाण घट जाएगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लिख लो और कुछ नहीं। तो लिख लिया अपन ने, मान लीजिए ए वेक्टर को लैम्डा से गुणा करने पर, ए वेक्टर को लैम्डा से गुणा करने पर कहां असर पड़ रहा है? परिमाण पे पड़ रहा है। तो अपन परिमाण की कैलकुलेशन करते हैं। तो परिमाण किस प्रकार से लिखा जाता है? ए वेक्टर गुणा लैम्डा। दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। लैम्डा पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मॉड का लैम्डा पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमने लैम्डा पहले से ही ले लिया है, पॉजिटिव है, और नेगेटिव है तो फिर दिशा उल्टी हो जाएगी, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, तो लैम्डा तो कांस्टेंट राशि है, फर्क पड़ेगा नहीं। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? लैम्डा टाइम्स गुणा हो जाएगा इसका परिमाण। अगर ये लैम्डा 1 से बड़ा है तो बड़ा कर देगा, 1 से छोटा है तो छोटा कर देगा। क्लियर है? चलो, अच्छा ये तो पता ही है, अपन 3D पढ़ चुके हैं। तो आर सदिश को कैसे लिखते हैं? ठीक है, शॉर्ट में निकालते हैं इसको। एक्स की मतलब ये है कि एक्स अक्ष पे इसकी जो लंबाई है वो एक्स है, मतलब इसका जो ये हुआ, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ऐसे ही करते हैं। ये मूल बिंदु हुआ। ठीक है, अगर ये आर सदिश को यहाँ पे शो करना है तो इसका मतलब है एक्स की डायरेक्शन में ये एक्स लंबाई है, तभी तो इसकी निर्देशांक x 0 0 है। ठीक है, तो ये जो लंबाई है ना, ये परिमाण वो है, कितना है? x, और ये परिमाण है और ये दिशा दिखा रहा है। ठीक है, x की डायरेक्शन में, ये y की डायरेक्शन में दिखा रहा है, और ये z की डायरेक्शन में दिखा रहा है। ठीक है, और अगर तीनों उपस्थित हैं, तीनों वैल्यू है, इसका मतलब वो कहां पर है? अंतरिक्ष में उड़ रहा है। अगर तीनों के मान अवेलेबल हैं तो वो किसी तल में नहीं है, वो अंतरिक्ष में है। कैसे? देख लो, एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने ले लिया एक्स वाई जेड तीनों 1 1 है, 1 1 है, अपना वही ओरिजिन। सबसे पहला काम, एक्स डायरेक्शन में एक चलेंगे, एक चले 1 कदम। ठीक है, अब वाई डायरेक्शन में एक चलेंगे 1 कदम, और जेड डायरेक्शन में 1 कदम चलेंगे, जेड आ गया हवा में। अगर तीनों के परिमाण अवेलेबल है तो इसका मतलब हवा में उड़ रहा है। ठीक है, चलो लिखो। तो ये सब तो पता ही है, हंसते क्यों यार? लिखो आगे। अच्छा, दो बिंदु दिए गए, स्थिति सदिश निकालना है।
फाइनल माइनस इनिशियल, लिखवाने की जरूरत नहीं है। देखो इस जहां पे छोटी बातें थी वो मैंने लिखवा दी, ये बातें ऑलरेडी 3D में आप कवर कर चुके हैं, पूरे क्वेश्चन ही कर लिए, इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा। ये तो पता ही है ना, अगर ए बी सदिश बोला गया है तो इसको बोलते हैं ओ बी माइनस ओ ए। अब कोई पूछता है ये ओ क्यों लगाया, बेटा ये रेफरेंस पॉइंट से नापा जाता है। दिशा कभी भी, दिशा जो होती है वो रेफरेंस पॉइंट से नापी जाती है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है, यूं थोड़ी बोल दोगे मैं यहां खड़ा हूं तो ये मेरे सामने तो हमेशा पूरा भी होगा, ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है। ये अब ये पूरा हो गया, रेफरेंस पॉइंट होता है ना कोई, ठीक है। अरे रेफरेंस पॉइंट होता है कोई, उसी से नापी जाती है, इस वजह से यहां पे ओ लगाया जाता है, मतलब ओरिजिन की सापेक्ष अपन देख रहे हैं, ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट मान के देख रहे हैं, मतलब वही होता है बी माइनस ए, लेकिन यहां पे ओ इसलिए लगाया जाता है, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट ओ से देख रहे हैं। चलो नेक्स्ट लिखिए खंड सूत्र। खंड सूत्र, बताइए खंड सूत्र लिख लो, इसका फॉर्मूला यूं लिखो, मान लीजिए मूल बिंदु ओ के सापेक्ष, लिखो मान लीजिए मूल बिंदु ओ के सापेक्ष, मान लीजिए मूल बिंदु ओ के सापेक्ष दो बिंदुओं P व Q में, दो बिंदुओं P व Q में, ये P है ये Q है, यहां कहीं रेफरेंस पॉइंट बैठा है, उसने बोला ये OP हो गया ये OQ हो गया, थोड़ा उड़ता हुआ सा हो गया बट हो गया, ठीक है। तो ये OP हो गया ये OQ हो गया, ये डायरेक्शन हो गई मूल बिंदु के सापेक्ष OP और OQ। इसको कोई R बिंदु, ये है PQ, इसको कोई R बिंदु PQ को M अनुपात N में विभाजित कर रहा है, ठीक है। हर बार वैसे ओरिजिन ऐसे लिया जाता है, हम लेते नहीं है, लेकिन तरीका यही होता है। तो ये OR जो होगा, OR जो होगा उसके निर्देशांक निकालने, निर्देशांक तो क्या बोले, वेक्टर निकालना है अपन को। हम तो क्या करते हैं वैसे सिंपल भाषा में ये बोलते हैं कि ये P है ये Q है, ये बीच में R टपका, इसने बोला M अनुपात N, काम खत्म, ठीक है। लेकिन लॉजिकली मेथड ये होता है वेक्टर में, P है Q है, O रेफरेंस पॉइंट है, वहां से OP वेक्टर तैयार हुआ, ये OQ वेक्टर तैयार हुआ, ये PQ को R जो R बिंदु, R जो वेक्टर है वो M अनुपात N में विभाजित कर रहा है, तो ये OR वेक्टर के निर्देशांक, OR वेक्टर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तरीका वही रहता है, दोनों क्रॉस में मल्टीप्लाई होंगे तो R वेक्टर जो बनेगा वो बनेगा, M तो जाएगा Q के पास, NP M प्लस N, ये तो कब है, अंतः विभाजन, अंतः विभाजन। हमेशा यहां भी मूल बिंदु 0 ही है, पर अगर डायग्राम में शो करें वेक्टर में तो इस तरीके से शो करते हैं, यहां मूल बिंदु यहां भी 0 ही है, यहां भी अपन को ही लेना पड़ता है, वो नहीं देंगे। हाँ बेटा, मान लीजिए मूल बिंदु O के सापेक्ष दो बिंदुओं P व Q में, P व Q में R बिंदु इस प्रकार है, R बिंदु इस प्रकार है कि M अनुपात N में विभाजित करता है, PQ को M अनुपात N में विभाजित करता है। ये अंतः और ये बाह्य,
क्या हो गया, एम क्यू एन पी, ठीक है। हाँ क्या बोल रहा है समझ इसमें, हाँ तो माइनस कॉमन लो, ये उल्टा हो जाएगा, इधर भी उल्टा हो जाएगा, तो एक ही बात है। वो तो किसी भी एक के लिए बाहर माइनस लगा दो, आपने जो भी फॉर्मूला पढ़ा है वो लगा लो, कोई नया नहीं है, वही है, सब कुछ वही है, बस ये रेफरेंस पॉइंट के लिए बताया, शो ऐसे करते हैं। क्वेश्चन लिखो। नहीं नहीं, अभी तो वो आई नहीं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वो तो आएंगे ही बचपन के साथ ही, चैप्टर ही वहीं से स्टार्ट होता है। अब ये देखो चैप्टर ही वहीं से स्टार्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर ये दूरी निकाल लिए तो ओपी दे रखा है, ओ आर, तो क्या कह रहा है, पूछने क्या रहा है, ओपी और ओ क्यू दे रखा, ये दे रखे दोनों, तो ये यहां देखना, ये जब आर और क्यू दे रखा है तो पी कैसे निकालते हैं, आर बराबर, ये यहां फॉर्मूला तो यही यूज होगा, उसमें जो मिसिंग है उसको एक्स लिख देंगे। 10वीं किताब एक बार फिर से हल करे, अनिल भूल गया अरे भाई एक मिसिंग है ना, दो तो बने, तो वो एक्स सब आई हो जाएगा। खूब किया है 10th में। लिखो क्वेश्चन, यदि, लिखो, हाँ, यदि ए बी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4k कैप, यदि ए बी वेक्टर बराबर, यस, 3i वेक्टर 3i कैप प्लस 4k कैप, (5i माइनस 2j प्लस 4k), यस यस यस, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, तब माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, तब माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए, माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। कर दो भाई। हाँ सन तो लिख लो, जी मेंस 2013 व 2003, 2003 जी मेंस तो 2013 है और ए आई ट्रिपल 2003 है। काफी क्वेश्चन हो रखे हैं रिपीट। तो माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है, ए से खींची हुई माध्यिका की। ए बी वेक्टर दिया हुआ है, ए सी वेक्टर दिया हुआ है, माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है। त्रिभुज के दो भुजाएं दे दी, ए बी और ए सी, माध्यिका की लंबाई बता दो जल्दी से। है रूट, अरे सब अपन ने पढ़ लिया है, उसी में से ये, कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सही आंसर रूट 33, रूट 33। और किसका आ गया? अरे यार मैंने बोर्ड पे से डायग्राम भी नहीं मिटाया अभी तो। ये ए हो गया, ये ए बी वेक्टर दिया हुआ है, ये ए सी वेक्टर दिया हुआ है। माध्यिका पूछिए, ए से माध्यिका खींचोगे बराबर बांटेगी। माध्यिका की लंबाई पूछिए, मतलब हाँ जी, ये रही माध्यिका की लंबाई। तो माध्यिका होगी यहां से, ये रहा डायग्राम, इसलिए बचा के रखा था यार लास्ट तक। दोनों को जोड़ के बटा 2, सिंपल, दोनों को जोड़ के बटा 2 करो, उसका फिर परिमाण निकालो यार। लंबाई बोलिए मतलब परिमाण निकालो। रूट 33 आ रहा है।
और तेरा क्या आ रहा है बोल? सिंपल जोड़ना है यार, ज्यादा सरल आ गया क्या? ये ए वेक्टर, ये ए बी वेक्टर। अरे ये ए वेक्टर का मतलब यही है, ये ए वेक्टर ये खुद अपने आप में 3i कैप प्लस 4k कैप। ध्यान रखो जे जे 0 है, और यहां पे आ गया, दोनों को जोड़ा, क्या क्या बना भाई? 3 5 3 8 आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस 8 के कैप बटा 2 बनेगा क्या? 4 माइनस 1 4। परिमाण ले लीजिए, परिमाण आएगा 16 16 32। परिमाण ही तो था। नेक्स्ट लिखो एक और। लिखिए सदिश टू आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। सदिश 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप के अनुदिश, के अनुदिश मात्रक सदिश, के अनुदिश मात्रक सदिश, के अनुदिश मात्रक सदिश। हाँ के अनुदिश मात्रक सदिश। अनुदिश का कोई फर्क पड़ेगा क्या? कंफ्यूज तो नहीं हुए ना? बस ठीक है, सिंपल आएगा। बटे में √14 आ जाएगा सबके नीचे। मात्रक सदिश क्या होता है? सदिश बटा उसका परिमाण। शब्दों के फेर में नहीं फंसना। अनुदिश मतलब समान दिशा में, ठीक है? तो वही उसकी दिशा में सेम वर्क करता है। तो आ जाएगा 2 बटा √14, 3 बटा √14 और 1/√14। तो यहां तक का कंसेप्ट अब क्लियर है? एकदम तैयार हो आगे बढ़ने के लिए, है ना? नहीं वो तो अभी करेंगे। क्या आएगा? भी क्वेश्चन आएगा, सब आएगा। अभी तो किताब में ही है अपन, 12वीं किताब में ही है अभी तो। लिखो आगे। अभी तो 12वीं किताब ही पढ़ा रहा हूं। हाँ देखो ये 12वीं किताब है, 12वीं किताब ही पढ़ा रहा हूं। बस ये है कि ये आपकी बुक में थोड़ा शॉर्ट कर रखा है, और ये पुरानी वाली बुक में पूरा बेसिक से उठा रखा है। पहले के स्टूडेंट जो थे राजस्थान बोर्ड वाले, तुमसे 3 साल पहले 2 साल पहले, वो पूरी किताब ये जो लिखा है ना अभी तक सारा इसमें लिखा हुआ है, पूरी डिटेलिंग ढंग से दी हुई है इसमें। इसलिए ये इतनी मोटी है बड़ी होने के बाद भी, और तुम्हारी वाली उतनी ही पतली है। तो बड़ी भी तो है, सब कुछ है इसमें, बहुत डिटेल में अच्छे से दिया हुआ एक्सप्लेनेशन, शुरुआती लेवल का थ्योरेटिकली। हाँ मेंस तक का पूरा टच किया हुआ ढंग से प्रॉपरली। अगर कोई ढंग से इसको पढ़े तो जो नीट वालों को बोलते हैं ना कि एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो, वैसे आपके लिए बोल सकते हैं अगर ये अच्छे से पढ़ लो तो थ्योरी के जो शॉर्ट नोट है ना वो कवर हो जाएंगे। अगर किसी के मिल जाए पुरानी बुक कहीं किसी दोस्त के पास तो यूज कर लेना पढ़ने के लिए, ठीक है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब में। और इससे भी अच्छी आती थी जो मेरे जमाने में चलती थी, वो तो बिल्कुल, वो तो पूरा मेंस ही निकाल दे, मेंस के एडवांस को टच करती है। हमारे टाइम पे जो चलती थी राजस्थान बोर्ड की किताब
4 किताब आती थी 12th में, 4 किताब 11th में, ठीक है। और उस समय पेपर हुआ करता था राजस्थान बोर्ड के अंदर 150 मार्क्स पर सब्जेक्ट, मतलब मैथ्स 1 का लगेगा और मैथ्स 2 का लगेगा, दो अलग अलग पेपर लगेंगे, 150 नंबर का एक, मतलब दोनों मिलाकर पेपर होगा। तो जो आपके मार्क्स बनते हैं 500 में से बनते हैं शायद आप लोगों के 12th में, वो बनते हैं जो पुराने वाले देखोगे मार्कशीट किसी की, तो 150 मल्टीप्लाई 3 प्लस 100 प्लस 100, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का जो पेपर लगेगा वो 150 का लगेगा और इधर लगेगा 200 हिंदी इंग्लिश। तो कितने हो गए भाई, 15 दिया 45, 450, 550, 650, यार पैसों में जल्दी समझ आती है बात, तो 650, ठीक है। तो 650 नंबर का पेपर लगता था उस समय, ठीक है। अगर वो बुक मिल जाए किसी को, मिल जाए, कई बहुत बुक शॉप्स होती है या फिर कोई किसी के पुराने रखी रहती है किताब, तो समझ लो सिर्फ वो पढ़ ली तो मेंस ही हो जाएगा पूरा, फिर तो कोई और कुछ पढ़ना ही नहीं है, कोई बुकलेट लाने की जरूरत ही नहीं है किसी भी चीज की। पर वो बहुत मुश्किल से मिलती है, मुझे तो नहीं मिल पाई। ये ईयर है 2006 के अराउंड आसपास की, 2006 में भी गई थी। अरे इतनी पुरानी बात नहीं कर रहे यार, 2006, 7, 8 एनसीईआरटी नहीं, राजस्थान की बोर्ड, हाँ 2000, हाँ वो वाली मिल जाएगी, देख लेना, बता दिया इन्फॉर्मेशन के लिए। लेकिन सुन लो पूरी बात, अगर उसकी वो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की किताब मिल जाए पढ़ने के लिए तो संभाल के रख लेना, वो यूं समझ लो फिर आपको कोई भी बुकलेट की कुछ भी जरूरत नहीं है, केवल वो पूरा अच्छे से पढ़ लेना है, मेंस तक का काम पूरा क्लियर है उसमें। और मैथ्स में तो इतना डीपली क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत अच्छे, एक एक वेराइटी पे 50-50, 40-40 क्वेश्चन थे उसमें, थक जाते थे यार ये पुरानी बातें याद आ जाती है, थक जाते थे, मैं तो छोड़ के भाग जाता था खेलने, ठीक है। तो हाँ, लेकिन मैथ्स में सबसे ज्यादा थे, क्योंकि मैथ्स को पढ़ना नहीं पड़ता ना, एक बार तैयार हो गया, लॉजिक क्लियर हो गया, काम खत्म। तो वो वाली बुक जरूर यूज करना, ठीक है, अगर मिल जाए तो। और नहीं मिले तो कम से कम ये थ्योरी के लिए तो पढ़ ही सकते हो, अगर ये तो मिल ही जाएगी। अभी भी बहुत सारी बुक शॉप पे यूं घूम रही होगी, दोस्त मिल जाए कोई 2-3 साल पुराना, उसके पास होगी, मिल जाते ना, पड़ोसी तो होता ही है यार, पड़ोसी एक ही है, एक ही है मेरे। चलो लिखो आगे, थ्योरी लिखो, हाँ बस एक, अरे घूम फिर के मेरे पास ही आ जाते हो, लिखो क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन नहीं, थ्योरी लिखिए। दो सदिशों का गुणनफल लिखो, हाँ लिखो, दो सदिशों का गुणनफल, हाँ टॉपिक लिखो, दो सदिशों का गुणनफल, दो सदिशों का गुणनफल। फर्स्ट लिखिए इसमें, दो सदिशों का गुणनफल, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट। लिख लिया, अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट, पता ही है तो आपको। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा ये बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल कितना है, यहां पे एंगल कितना है, बिल्कुल ये कितना है, थीटा। तो इसको शो करने का एक और तरीका होता है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए कैप या ए वेक्टर लिख लो, ठीक है। इसका मतलब होता है इन दोनों के बीच में एंगल की बात हो रही है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल की बात हो रही है, ठीक है। लिखने का तरीका है, रिप्रेजेंटेशन है ये,
ऐसा आ जाए, ये लिखा हुआ आ जाए 60 डिग्री। अब आप सोचते ही हो ये है क्या, 60 डिग्री है क्या चीज ये इन दोनों के बीच में कोण है, किसके बीच में, ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य। ठीक है, तो लिख लो ये। हाँ जी, अरे बोल दिया फाइंड करो। अब ये सोचोगे ये थीटा की वैल्यू फाइंड करो। लिखो, रिप्रेजेंटेशन लिख लेना, ये ए वेक्टर कैप बीच में है, मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसकी बात हो रही है, वो है थीटा। ठीक है, फिर लिखिए फर्स्ट पॉइंट, यदि ए डॉट बी पॉजिटिव है, यदि ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर पॉजिटिव, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर पॉजिटिव। अब देखो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, परिमाण है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, परिमाण है। परिमाण निकालने का तरीका होता है अंडर रूट करके, अंडर रूट करके होगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो ये पॉजिटिव देगा, ये पॉजिटिव देगा। इसका मतलब यहीं पे सारा चेंजेस हो रहा है। अगर ये पॉजिटिव है ओवरऑल, इसका मतलब कॉस थीटा भी पॉजिटिव है, और कॉस थीटा पॉजिटिव है तो कौन सा एंगल, जो कोण है वो कौन से चतुर्थांश में होगा, फर्स्ट में। और फर्स्ट चतुर्थांश को यूं बोल सकते हो न्यून कोण। ठीक है, तो लिख लीजिए, यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर पॉजिटिव, तब थीटा न्यून कोण होगा तथा प्रथम चतुर्थांश में होगा, न्यून कोण होगा तथा प्रथम चतुर्थांश में होगा। सेकंड लिखिए, नेगेटिव वाला केस, ए डॉट बी बराबर नेगेटिव। नेगेटिव किसकी वजह से होगा, कॉस थीटा की वजह से, बिल्कुल। तो लिख लीजिए, सेकंड चतुर्थांश में होगा, दूसरे में। ठीक है, अतः डॉट प्रोडक्ट में, अतः डॉट प्रोडक्ट में थीटा, डॉट प्रोडक्ट में थीटा बिलोंग्स टू 0, पाई। अतः डॉट प्रोडक्ट में थीटा बिलोंग्स टू 0, पाई, मतलब पाई से ऊपर एंगल नहीं जाने देना है। ठीक है, पाई से ऊपर एंगल नहीं जाने देना। तो अब ये बताओ यहां पे, जैसे ये तो बोला हमने, ये ए वेक्टर है, ये थीटा है। ठीक है, अगर डॉट प्रोडक्ट किया, अगर डॉट प्रोडक्ट किया तो ये बोल सकते हैं यहां पे इन दोनों के बीच में एंगल होगा थीटा, है ना, डॉट प्रोडक्ट करने के लिए। अब अगर मान लीजिए यही जो है कुछ अलग प्रकार से आ गया, ये बोल दिया ये है ए वेक्टर और यहां बोल दिया बी वेक्टर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये तो 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा ना, इतनी सी बात बोलो, 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। तो आप थीटा ऐसे मेजर नहीं करोगे, फिर कैसे करोगे, फिर आप मेजर करोगे ये वाला थीटा होगा, यही ध्यान रखना है। मतलब थीटा जो होगा वो केवल और केवल 0 और 180 डिग्री के मध्य होगा। जब तक 180 डिग्री के अंदर आ रहा है तब तक वैलिड है, मतलब ये थीटा वैलिड है, क्योंकि 180 से कम है। 180 क्या होगा, यहां तक आएगा जब, है ना। लेकिन जैसे ही ये वाला केस बन गया तो यहां पे एंगल यू नहीं, अपनी आदत पड़ी है ऐसे नापते हैं हमेशा, तो वो वाली आदत से नहीं नापना है। ठीक है, यहां ध्यान रखना है, जैसे ही 180 डिग्री से ऊपर निकला तो कोण का जो मेजरमेंट है वो विपरीत दिशा में कर दो। जैसे यहां पे मैं ऐसे कहूंगा तो 180 से ज्यादा हो गया है तो 225 या कुछ और बढ़ जाएगा। ठीक है, उसकी जगह क्या करो, फिर थीटा ऐसे नापोगे। तो अगर यूं है तो ये थीटा वैलिड है, अगर यूं है तो फिर ये थीटा वैलिड है, वो वाला थीटा नहीं होगा।
ओके। और जनरली वो क्या करेगा, अगर देना होगा तो कोण बाहर वाला देगा, और अगर वो कोण डायरेक्ट यूज कर लिया तो गलत हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है, सही कर लो। तो लिख लो दोनों, थीटा का मेजरमेंट किस तरह से करना है, थीटा का मेजरमेंट किस तरह से करना है ये लिख लीजिए। यस, 180 डिग्री तक। क्या डाउट आ गया बता। सही है। अब देखो एक बार इस वाले केस में, ये ए वेक्टर है, दिस इज बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल है 135 डिग्री, ठीक है। अब ये वेक्टर ही है, वेक्टर ही है, इस वेक्टर को मैं आगे और बढ़ा दूं, इस वेक्टर को आगे और बढ़ा दूं तो किस प्रकार का दिखेगा। एंगल की बात, एंगल के मेजरमेंट की बात हो रही है, परिमाण चेंज नहीं कर रहा मैंने उठा के इसको शिफ्ट कर दिया आगे। अब ये पता है आपको टोटल 180 होता है, 135 बाहर रह गया तो अंदर कितना हो गया। इस तरीके से मेजरमेंट करना है हमें एंगल, ठीक है। जितना हो सके छोटा कोण लेना है, जितना हो सके छोटा कोण लेना है, अगर बन सकता है तो, ठीक है, कर लीजिए। तो पहले ये यहां लगा हुआ था क्वेश्चन में, फिर उधर शिफ्ट कर दिया, परिमाण में कोई चेंज नहीं किया, केवल और केवल उठाकर आगे शिफ्ट किया है, वेक्टर है उसी दिशा में आगे शिफ्ट किया है, परिमाण में चेंज नहीं किया। क्या बस बस हो गया, ठीक है, फिर लिखो आगे। लिखो इसी में ही प्रक्षेप, प्रक्षेप इसी में ये अभी, हाँ बिल्कुल लिखिए। प्रक्षेप क्या होता है, एक तरीके से छाया पड़ना, ठीक है, एक वेक्टर पर दूसरे वेक्टर की छाया पड़ना, और उसकी लंबाई को बोलते हैं प्रक्षेप की लंबाई। लाइक ये एक वेक्टर बैठा हुआ है, कोई ये दूसरा वेक्टर है, ये इसकी ये हो गया प्रक्षेप, ठीक है। ये एक ए वेक्टर है, ये तो यहां इसको ये क्या चीज हो रही है, ए वेक्टर पर ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, जिस पर पड़ती है उसका परिमाण, बी का ए पर प्रक्षेप, और इसका उल्टा भी कर लेना, ए का बी पर प्रक्षेप।
क्या कह रहा है? प्रक्षेप पर लंबाई होती है वैसे। तो पहला पॉइंट लिखा था अपन ने पॉजिटिव, दूसरा लिखा था नेगेटिव, तीसरा पॉइंट हो गया प्रक्षेप के लिए, थर्ड पॉइंट बन गया। ये अदिश गुणनफल में चल रहा है सारी चीजें, है ना। ए का बी पर हो गया, ये तो हो गया बी का ए पर, और इसका उल्टा भी बनेगा। बिल्कुल लिख लोगे अपने आप? पर वाला नीचे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर एज इट इज, और ये अपने आप में क्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, फॉर्मूला एक ही बात है। वेक्टर अपॉन परिमाण कैप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए नंबर 4, अदिश गुणनफल में ही सारे पॉइंट सही हैं। नंबर 4 अदिश गुणनफल में पॉइंट नंबर 1 था पॉजिटिव, फिर था नेगेटिव, फिर था प्रक्षेप। अब नंबर 4, जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत हो, जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत हो, तो a डॉट बी बराबर 0। जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत हो, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0। ठीक है, और ये तो पता ही होगा, a वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर a वेक्टर का परिमाण, यही तो फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का, और साथ में दोनों के बीच में कोण, दोनों खुद का खुद के साथ कोण कितना होता है, 0 डिग्री। तो बन गया cos 0 1 हो गया, ये दोनों सेम टू सेम है, ये बन गया, तो ये भी लिख लो नेक्स्ट पॉइंट डालकर। नंबर 5, a वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर, बहुत यूज किया है वैसे ही। नेक्स्ट, a डॉट b बराबर होता है, मतलब यहां पे दिशा का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि रिजल्ट जो है वो एक अदिश राशि आती है। पता है ना, ये अदिश राशि आती है, तभी तो इसका नाम क्या है, अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, तो ये हो गया अदिश। ठीक है, लिखिए अब आगे, दो सदिशों के मध्य कोण, दो सदिशों के मध्य कोण, आगे अगला पॉइंट है, हाँ इसी में ही पॉइंट चल रहे हैं, दो सदिशों के मध्य कोण। दो सदिशों के मध्य कोण cos थीटा बराबर a डॉट बी बटा, बताइए आगे तो, लिख लिया। फिर लिखिए, क्वेश्चन लिखो चलो।
क्वेश्चन लिखिए बेटा। यदि दो इकाई सदिश, क्वेश्चन 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 यहां तक लिखने के बाद अदिश गुणनफल की सारी चीजें लिख ली, उसके बाद यदि दो सदिशों ए कैप, यदि दो सदिशों ए कैप और बी कैप के मध्य का कोण थीटा हो, यदि ए कैप और बी कैप के मध्य का कोण थीटा हो, दो सदिशों ए कैप व बी कैप के मध्य का कोण, कैप है कैप है ना, थीटा हो, तब साइन थीटा बाई 2 का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा बाई 2 का मान ज्ञात कीजिए। यदि ए कैप व बी कैप के मध्य का कोण थीटा हो, ठीक है, तो साइन थीटा बाई 2 का मान ज्ञात कीजिए। करो। साइन थीटा बाई 2 का मान 30 डिग्री नहीं, साइन थीटा बाई 2 का मान, साइन थीटा का मान थोड़ी पूछा। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? साइन पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा, हमने तो कॉस पढ़ा है। ठीक है, अगर कॉस से साइन पे जाना है तो इसका मतलब या तो बने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तभी साइन थीटा पे स्विच कर पाओगे ना। हमने अभी तक जो पढ़ा है ए डॉट बी पढ़ा है, ए डॉट बी में क्या आता है? ए डॉट बी में आता है कॉस थीटा, हमें कॉस से साइन पे स्विच करना है। इसका मतलब कॉस से साइन जब भी जा सकते हैं जब 1, भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो कॉस से साइन जाने के लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो तभी साइन आ पाएगा। अगर माइनस लेके आना है तो कहीं ना कहीं दोनों वेक्टर के बीच में जोड़ना है कि घटाना है? घटाना है ना यार, a माइनस बी। ठीक है, तो जब भी इस तरह का कोण ज्ञात करना हो या कुछ भी ज्ञात करना हो जिसमें आगे पीछे कुछ भी नहीं दिया हो, तो पहला काम होता है स्क्वायर कर दो। पहला काम होता है स्क्वायर कर दो, वर्ग कर दो। किसका वर्ग करोगे? अब अकेले अकेले का करने से मतलब नहीं है, तो हमने यहाँ पे ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर किया। माइनस का क्यों किया? रीजन बता दिया, क्योंकि साइन पूछा है। कॉस पूछता तो मैं क्या करता? प्लस वाले का। देखते हैं क्या बैठता है, क्या लिख सकते हैं इसको? ऐसे लिखोगे? करो डॉट प्रोडक्ट। नहीं, कुछ भी नहीं दिया। हाँ, माइनस का जुगाड़ अपन ने किया, माइनस इसलिए लेके आया, या तो जोड़े या घटाए, और तो दोनों को क्या करे, क्या कुछ करने के लिए आई नहीं। ठीक है, तो जोड़ते हैं, अगर कॉस के बारे में बोलता, घटाया है क्योंकि साइन के बारे में बोला है। स्क्वायर हमेशा करा जाता है जब भी आपको कुछ भी नहीं दिया हो, पहला काम होता है स्क्वायर करके शुरुआत करो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को यूज करने लाना है। करो भाई। आंसर आंसर क्या आ रहा है तेरा? बता भाई क्या आ रहा है? आंसर 0 आ रहा है क्या? देखो यार तुम, 0 0 आ रहा है, देखते हैं। बोलो भाई। ए डॉट ए, ये ए डॉट ए, ठीक है। अब ये ए कैप इससे होगा तो माइनस ए कैप डॉट बी कैप, माइनस बी कैप डॉट ए कैप, प्लस बी कैप गुणा बी कैप, बी कैप के मॉड का स्क्वायर, परिमाण का स्क्वायर, परिमाण होता है 1, कैप का परिमाण 1 होता है, 1 प्लस 1, माइनस ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही बात होती है, ऑलरेडी बोल चुके हैं हम, एक ही बात होती है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, ओके। ए डॉट बी पे फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, ए डॉट बी पे फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, किसका? ए डॉट बी का। पहले ए का परिमाण, हमें नहीं पता थीटा, हमने लिया भी नहीं, हमने तो ये लिख दिया। क्लियर? कैप का परिमाण,
आया, दो कॉमन लूं, ए कैप माइनस बी कैप स्क्वायर, साइन थीटा बाई 2 निकालना है। हो जाएगा, अब भी करने पड़ेगा। हो गया क्या? हो गया। साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 अंडर रूट लिया है तो मॉड में लगा दो। अंडर रूट लिया है ना, तो पॉजिटिव वाला लेते तो मॉड में लगा दो, चाहे a माइनस बी हो चाहे b माइनस ए हो, आंसर यही आएगा, इसलिए ठीक है। ए कैप और बी कैप अकेले रखे हुए थे, हमें यहाँ पे साइन जनरेट कर रहा था, इसलिए हमने सब्ट्रैक्शन किया, नहीं तो हम एडिशन करते सिंपल, ठीक है। और स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि आपको डॉट है इस चैप्टर में, डॉट और क्रॉस, उसको इंट्रोड्यूस करना है। हमेशा स्क्वायर से शुरुआत होती है क्वेश्चन की इस तरीके से। तो ये आ गया आंसर, साइन थीटा बाई 2 का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ए कैप जो आई जे के कैसे पता? 2i प्लस 4j माइनस 3k, कुछ भी हो सकता है ना। मॉड बेटा रूट लिया ना दोनों तरफ, तो रूट जो आएगा पॉजिटिव मान ही आएगा, तो इसलिए मॉड लगाया। लिखिए नेक्स्ट। यदि a सदिश b सदिश c सदिश समान परिमाण के लंब सदिश हों, यदि a सदिश कॉमा b सदिश कॉमा c सदिश समान परिमाण के परस्पर लंब सदिश हों, तब a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर a के साथ कितना कोण बनाता है? के साथ कितना कोण बनाता है? किसी में भी निकाल दो यार। ए बी सी समान परिमाण के परस्पर लंब सदिश हों, तो a प्लस बी प्लस सी एक वेक्टर के साथ कितना कोण बनाता है? माइनस का कैसे? बताइए। सबसे पहले क्या क्या गिवन है? समान परिमाण है। चलो समान परिमाण है तो क्या बोल सकते हैं अपन? ए वेक्टर का परिमाण बराबर बी वेक्टर का परिमाण बराबर सी वेक्टर का परिमाण। समान परिमाण है, परस्पर लंबवत है, मतलब क्या बोल सकते हैं? ए डॉट बी बराबर बी डॉट सी बराबर ए डॉट सी
शुरू की 2 लाइनों से क्वेश्चन में बोला गया समान परिमाण परस्पर लंब, ये हो गया समान परिमाण, ये हो गया परस्पर लंब। फिर वही बात शुरुआत करनी है, कहां से करें? a प्लस बी प्लस सी के साथ में। क्या करोगे? बिल्कुल करो, करो, देखो क्या रिजल्ट जनरेट होता है। देखो तो सही क्या होता है। a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर किया, स्क्वायर किया तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। कीजिए हल, देखते हैं क्या बन रहा है। कितना बन रहा है? 3a स्क्वायर। ठीक है, तो a डॉट ए फिर बनेगा, सारे जीरो हो जाएंगे देखो, a डॉट बी a डॉट सी जीरो, ये ना a डॉट बी a डॉट सी। फिर बनेगा b डॉट ए b डॉट सी, तो b डॉट ए और b डॉट सी। फिर बनेगा c डॉट ए c डॉट बी, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, ये बचेंगे 3। ये तीनों का मान समान है, अंडर रूट का मतलब हमने तो ये खुद स्क्वायर किया था। ये आ गया यहां तक, ठीक है। किसके साथ में निकालना है? a प्लस बी प्लस सी का a के साथ में, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है भाई? cos थीटा बराबर दोनों का डॉट बटा दोनों का परिमाण। करो शुरू। तो करते हैं भाई शुरू। a प्लस बी प्लस सी डॉट ए बराबर पहले वाले का परिमाण a प्लस बी प्लस सी, दूसरे वाले का परिमाण साथ में cos थीटा। ये होता है a डॉट बी बराबर, निकाल दो बस cos थीटा का मान कितना आ रहा है, जल्दी बताइए। कितना भारी आ रहा है? cos इनवर्स 1/√3। तूने तो डायरेक्ट ही खेल दिया था। ये क्या हो जाएगा? ये डॉट मल्टीप्लाई होगा, यहां से बनेगा a डॉट ए b डॉट ए 0 इज इक्वल टू ये परिमाण, ये परिमाण ही कहलाता है। ये जो आपने निकाला है ये परिमाण ही है। ये जब स्क्वायर करके पीछे आते हैं तो ये वेक्टर नहीं होता, ये परिमाण ही बन जाता है, ये परिमाण ही है। ये तो a डॉट ए है ना, सिंपल मल्टीप्लाई a डॉट ए। तो ये क्या हो जाएगा यहां पे? थीटा बराबर cos इनवर्स 1/√3। अब ये बताओ b के साथ में बोलता तो क्या आता? सेम ही आता। क्यों?
क्योंकि ये बी जो है वो यहाँ पे बी बना देगा, ये बी यहाँ पे बी बना के या मॉड ऑफ बी का स्क्वायर बनता, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर और मॉड ऑफ ए का स्क्वायर बराबर है, यहाँ पे बोला है अपन ने परिमाण बराबर है, तो चाहे वो ए के साथ बोले, चाहे बी के साथ और चाहे सी के साथ, समान आएगा कोण कॉस इनवर्स 1/√3। आगे यही, चलो बहुत बढ़िया, लिखो आगे थ्योरी में। हाँ थ्योरी में लिखिए। दो सदिशों का सदिश या वज्र गुणन, दो सदिशों का, दो सदिशों का सदिश या वज्र गुणन, दो सदिशों का सदिश या वज्र गुणन, लिख लिया, दो सदिशों का सदिश या वज्र गुणन, लिखिए इसमें वही ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बोलते जाओ, ए का परिमाण साइन थीटा एन कैप, थीटा क्या रहेगा, दोनों सदिशों के मध्य कोण, और थीटा की रेंज वापस से क्या रहेगी, 0 से पाई। अच्छा, दिशा ज्ञात करने के लिए, हाँ बिल्कुल, फिजिक्स वाला तो एक तरीका है ही आपका, पहले वेक्टर और दूसरे वेक्टर, मतलब ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, इनके बीच में थीटा हो गया, तो अगर बोला जाए हमें ए क्रॉस बी फाइंड कर रहा है, ए क्रॉस बी, ठीक है, तो सीखा होगा ना फिजिक्स में, क्या पहले वेक्टर और दूसरे वेक्टर की, पहले से दूसरे की तरफ, मतलब ए क्रॉस बी है तो ए वेक्टर पहले वाले वेक्टर पे अपना हाथ रखा दूसरे वेक्टर की तरफ, तो ऑटोमेटिकली दिशा जो आएगी वो बाहर की तरफ। अच्छा, ये क्या शो कर रहा है, लंबवत, लंबवत, इसलिए हम जब भी लंबवत सदिश बोला जाता है तो क्या निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, किया था अपन ने 3D में, जब भी लंबवत सदिश की जरूरत होती है तो क्या निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि ये दिशा क्या दे रहा है, लंबवत। अच्छा, अगर बी क्रॉस ए करे तो, बी क्रॉस ए तो कहां पे जाएगी दिशा, अंदर की तरफ, है ना। चलो ये भी हो गया। लिखिए आगे, यहां से एन कैप का मान ज्ञात करो, यहां से एन कैप बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, एन कैप बराबर ये परिमाण ही तो है, दिशा इसमें से हट गई ना, एन कैप दिशा हट गई, परिमाण रह गया ही केवल, और कैप का परिमाण वैसे भी क्या होता है, सदिश अपन उसका परिमाण ही होता है। ये लिख लो, फिर लिखो एन कैप ए सदिश और बी सदिश के तल के लंबवत, एन कैप ए सदिश और बी सदिश के तल के लंबवत, ए सदिश और बी सदिश के तल के लंबवत इकाई सदिश है।
इकाई सदिश है, ठीक है, इकाई सदिश है, इसलिए जब भी लंबवत सदिश ज्ञात करना हो, जब भी लंबवत सदिश ज्ञात करना हो, तब क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है। जब भी लंबवत सदिश ज्ञात करना हो तब क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है, तब क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है। फिर लिखिए, अच्छा ये पता है आपको, आई क्रॉस मतलब सेम टू सेम का खुद के साथ यदि क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट? 0। ठीक है, तो पॉइंट नंबर डालते जाओ। फर्स्ट पॉइंट ही डाल लो, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, मतलब बनेगा ए का परिमाण साइन 0 साथ में एन कैप, समान सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, समान सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। समान सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट जो समान सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट लिखिए, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, तब क्या होगा? ए क्रॉस बी, अतः समांतर है। और अगर समांतर है तो फिर से वही कंडीशन, समांतर है तो ये कंडीशन भी फॉलो करेगा, समांतर है तो ये कंडीशन भी फॉलो करेगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखिए, इकाई सदिशों का गुणन। थर्ड पॉइंट में लिखिए इकाई सदिशों का गुणन, इकाई सदिशों का गुणन किया होगा ये भी फिजिक्स में, किया फिजिक्स में, ठीक है। अगर बोला जाए आई क्रॉस जे, तीनों एक ही सीक्वेंस में बनाना है, आई जे के सर्कल पर। अगर आई क्रॉस जे बोला जाए तो रिजल्ट आएगा के, ठीक है। अच्छा के क्रॉस जे, क्लियर है ना ये सब? ठीक है, ऐसी बराबरी कर लो एक दो। निखिल बताएगा के क्रॉस आई, ठीक है, क्लियर है तो सबको? इकाई सदिशों के गुणन। अच्छा दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? सारणिक का, ठीक है। अब लिखिए नेक्स्ट, लिखिए आगे, त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल। आगे पॉइंट ही डालते जाओ, सब सदिश से ही हो रहा है, मतलब इसी गुणनफल से हो रहा है। तो फोर्थ पॉइंट, त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल, त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल लिखिए, जब त्रिभुज की दो आसन्न भुजाओं, जब त्रिभुज की दो आसन्न भुजाओं
को निरूपित करने वाले, जब त्रिभुज की दो आसन्न भुजाओं को निरूपित करने वाले सदिश, त्रिभुज की आसन्न भुजाओं को निरूपित करने वाले सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर हो, ए वेक्टर व बी वेक्टर हो, या एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ओ ये ए ये बी है ना, ए दिख रहा है तो बी में बी दिख रहा है, ठीक है। ए वेक्टर व बी वेक्टर हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन सा त्रिभुज, ओ ए बी जो यहां दिख रहा है, 1/2 तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ए क्रॉस बी। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब मान लीजिए ये आसन भुजाओं का ना दिया, आसन भुजाओं का ना देकर आपको यहां के निर्देशांक दे दिए ए के और बी के, तो क्या करोगे? अगर निर्देशांक दे दिए तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल बन जाएगा स्थिति सदिश। अगर निर्देशांक दे दिए तो ध्यान रखना है पहले स्थिति सदिश बनाना है, पहले स्थिति सदिश बनाना है, ठीक है ना। लिख लो नेक्स्ट लाइन में, यदि ए व बी के निर्देशांक दिए गए हों, यदि ए व बी के निर्देशांक दिए गए हों, ए व बी के निर्देशांक दिए गए हों, तब सर्वप्रथम आसन्न भुजाओं की स्थिति सदिश, सर्वप्रथम आसन्न भुजाओं के स्थिति सदिश ज्ञात किए जाएंगे, आसन्न भुजाओं के स्थिति सदिश ज्ञात किए जाएंगे तथा इसके पश्चात क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तथा इसके पश्चात क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखिए, यदि तीन बिंदु संरेख है, यदि तीन बिंदु संरेख है, यदि तीन बिंदु संरेख है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्या होता है भाई संरेख में त्रिभुज का क्षेत्रफल? 0। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, ठीक है। तो करेंगे कल क्वेश्चन और उसके बाद करेंगे फिर आगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, अदिश त्रिक गुणनफल और सदिश त्रिक गुणनफल। त्रिक ये दो के सेट है, फिर 3 दिन के आएंगे। पढ़ रहे तुमने? मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।